डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो ये मोर देन 100 पेजेस में कवर किया जाता है। तो मैंने इसको काफ़ी कंडेंस कर दिया है और मतलब जितने फैक्ट्स आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जानने ज़रूरी हैं सिर्फ वहाँ तक ही रिस्ट्रिक्ट किया है वीडियो को। तो फिर भी ये वीडियो एटलीस्ट 5-6 पार्ट्स की तो बनेगी ही बनेगी। तो इसलिए हम इसको मतलब काफ़ी पेशेंटली आपको ये वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, जानते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत क्या है और ये स्लेव डायनेस्टी क्या है, क्योंकि आप देख रहे हो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर ये टॉपिक आती है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो हम आइए समझते हैं ये पूरी टॉपिक क्या है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी तो पिछली वीडियोस में मैंने एक वीडियो बनाई है मोहम्मद गोरी के ऊपर। तो ये मोहम्मद गोरी कौन था? तो ये अफगानिस्तान का बेसिकली एक रूलर था जो बार बार इंडिया पे इन्वेड करता था और इसने इंडिया की काफ़ी बड़ी ज़मीन को लूट लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। तो ये सारे तो मतलब मुस्लिम्स थे जो बाहर से आते थे, इस्लामिक इन्वेडर्स थे। तो पहले तो जो मुस्लिम इन्वेडर्स आते थे वो लूट के चले जाते थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी। लेकिन ये गोरी जो है ये इसके प्लान्स कुछ अलग थे। तो इसने इंडिया में ही सेटल होने का प्लान बनाया था। तो ये तो सेटल नहीं हो पाया था, लेकिन इसके जो स्लेव्स थे, इसके जो मिलिट्री जनरल थे, वो इंडिया में सेटल हो गए थे। तो इंडिया में सेटल होने का मतलब होता है कि वो इंडिया में रह के ही इंडिया के ऊपर रूल करते थे। तो ये सारी कहानी स्टार्ट हुई 1206 AD से। तो ये जो मुस्लिम्स ने इंडिया में ही रह के इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया और वो भी दिल्ली को कैपिटल बना के। तो ये जो टाइम पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का 1206 से लेके 1526 AD तक, ये कहलाता है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। क्योंकि 1526 AD में अगर आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग है तो आप आगे पढ़ोगे तो 1526 में मुगल्स आते हैं इंडिया में और बैटल ऑफ पानीपत होती है, ठीक है। मुगल्स भी बाहर से ही आए थे। तो ये जो 320 साल का टाइम पीरियड है जिसमें कि बाहर से आए लोग दिल्ली को कैपिटल बना के इंडिया पे रूल कर रहे थे, इसी टाइम पीरियड को इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो इन 320 सालों में 5 अलग अलग डायनेस्टीज हुई जो दिल्ली की गद्दी पे बैठी। डायनेस्टी का क्या मतलब होता है? फैमिली और फैमिली मेंबर्स जो एक के बाद एक रूल करते हैं। बेटा मर जाएगा, मतलब बाप मर जाएगा तो बेटा उसकी जगह लेगा, कभी कभी बेटा मर जाएगा तो उसका भाई आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें। यानी एक ही फैमिली मिलके जब रूल करती है एक के बाद एक तो डायनेस्टी बन जाती है। तो इन 320 सालों में 5 डायनेस्टीज आई जो दिल्ली की गद्दी पे बैठी। 5 लोग नहीं कह रहा हूं मैं 5 डायनेस्टीज की बात कर रहा हूं। तो इसी में आज वाली वीडियो में हम स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये सारी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होंगी, लेकिन जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस होगी आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। तो अभी आप टेंशन ना लो, आप आगे वीडियो देखते चलो। तो मामलुक डायनेस्टी क्या चीज़ है, क्या बला है, ये हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 320 साल के टाइम पीरियड में 5 फैमिलीज ने दिल्ली की गद्दी पे बैठ के रूल किया। तो ये जो पहली फैमिली है यही है मामलुक डायनेस्टी। तो इस मामलुक डायनेस्टी ने 1206 से लेके 1290 तक दिल्ली की गद्दी से राज किया है, ऑलमोस्ट 85 साल तक। तो 85 सालों में एक के बाद एक करके इनके 11 रूलर्स हुए, 11 रूलर्स। तो ये आप देख रहे हो, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, ऐसे कर करके 11 रूलर्स हुए। तो इन 11 रूलर्स की ही कहानी एक के बाद एक करके हम पढ़ेंगे। तो इन 11 रूलर्स की कहानी ही मामलुक डायनेस्टी की कहानी है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप वीडियो आगे देखोगे, वीडियो कंप्लीट होगी, तब तक ये सारी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद हो चुकी होंगी, मैं आपको वादा करता हूँ। बस आप यू पे अटेंशन, ठीक है ना। मैंने पूरी वीडियो को ऑलमोस्ट स्टोरी के फॉर्मेट में बदल दिया है। तो ये जो मामलुक डायनेस्टी थे जिसमें कि 11 रूलर्स हुए, तो इन 11 में से 11 रूलर्स को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 5-6 रूलर्स से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, नसीरुद्दीन महमूद बलबन। तो 11 में से 5-6 लोग ही इतने काबिल हुए कि जिनके बारे में हिस्टोरियंस डिस्कस करते हैं, बाकी लोगों को इग्नोर कर देते हैं। तो हम आइए डिटेल में एक के बाद
इन 11 के 11 रूलर्स को पढ़ेंगे तो जिसने जितनी इम्पोर्टेंस हिस्ट्री में कमाई उसके बारे में उतने डेटा हमको मिलते हैं, तो हम सारा कुछ देखते हैं इन 11 रूलर्स के बारे में हिस्टोरियंस हमें क्या क्या बता पाते हैं। तो लेट अस सी। तो ना व्हाट वाज मामलुक डायनेस्टी, व्हाट वाज स्लेव डायनेस्टी। तो आई वुड सजेस्ट कि जिन लोगों ने मोहम्मद गोरी वाली वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो मोहम्मद गोरी वाली वीडियो देख लें, अदरवाइज कई ऐसी सारी चीज़ें होंगी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे शायद आप कनेक्ट ना कर पाओ। तो फिर भी मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का एक रूलर था, अफगानिस्तान के गोर प्रोविंस का, जो कि बार बार इंडिया पे अटैक करता था। उसके उसने अपना एम ही बना रखा था कि मैं पूरा का पूरा इंडिया जीत लूंगा। तो यूज टू अटैक नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया अगेन एंड अगेन, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, इन रीजन्स पे वो अटैक करता था। तो उसने लगभग 30 सालों तक लगातार, मतलब हर 2-3 साल के बाद वो आता था इंडिया में लड़ता था। तो लगभग 30 सालों तक वो इंडिया को परेशान करता रहा और इन 30 सालों में उसने पंजाब, राजपुताना यानी राजस्थान और गुजरात पे कब्जा कर लिया। ठीक है। तो ये जो मोहम्मद गोरी है ये आता तो था अफगानिस्तान से और इसका मकसद था कि मैं इंडिया को कैप्चर करूं। लूटना इसका मकसद नहीं था, लूटता तो खैर ये था ही, लेकिन ये ज़मीनों पे भी कब्जा करता था क्योंकि इसका एम था कि इन सारी ज़मीनों को मैं इस्लामिक टेरिटरी बना दूंगा। ठीक है, अफगानिस्तान से लेके इंडिया तक मैं अकेला रूल करूंगा। तो इसी मकसद से ये ज़मीन भी लूट लेता था, पैसे तो लूटता ही था। अब ये जो मोहम्मद गोरी था इसका खुद का कोई बेटा नहीं था। ठीक है, तो ही डिड नॉट हैव एनी सन। तो ये क्या करता था, इसके जो आर्मी के जनरल्स थे, मिलिट्री जनरल्स थे ना, उनको ही अपने बेटों की तरह ट्रीट करता था और उनको ट्रेनिंग देता था कि अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं मर जाऊं या मेरे मरने के बाद तुम लोगों ही को ही संभालना है मेरी गद्दी। यानी ये जो ज़मीनें मैं लूटता चला जा रहा हूँ, अपना एम्पायर बढ़ा रहा हूँ, मेरा तो कोई बेटा है नहीं, तो मेरे आर्मी जनरल्स ही मेरे बाद मेरे सक्सेसर्स बनेंगे। तो मोहम्मद गोरी क्या करता था, तो ये छोटे स्लेव्स बच्चों को खरीदता था। तो एंशियंट टाइम में स्लेव्स की ट्रेडिंग होती थी, मतलब लोगों को कैप्चर करके एज अ स्लेव बेचा जाता था। तो ये मोहम्मद गोरी भी यही काम करता था कि वो छोटे छोटे बच्चों को खरीद लेता था जब वो बच्चे होते थे और उनको ट्रेनिंग देके अपनी आर्मी का मिलिट्री जनरल बनाता था, क्योंकि उसको एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए होती थी, क्योंकि उसने सपना देखा था कि मैं इंडिया पे कब्जा करूंगा और भी जगह पे वो कब्जा करता था। तो इसकी स्ट्रैटेजी यही थी कि ये स्लेव्स को खरीदता था ताकि ये स्लेव्स आगे चल के उसकी आर्मी में जनरल बन सकें। तो मोहम्मद गोरी भले ही आता अफगानिस्तान से था, लेकिन था वो टर्किश। ही वॉज बॉर्न इनटू अ टर्किश ट्राइब और इसके जो सारे मिलिट्री जनरल्स थे और स्लेव्स वगैरह थे, यानी इसका जो पूरा सेटअप था वो सब टर्किश था। अफगानिस्तान से आते थे लेकिन अफगानी नहीं थे ये। नाउ अब हम ये भी जान लें, क्योंकि हम मामलुक डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, तो ये वर्ड मामलुक का मतलब क्या होता है। तो ये मोहम्मद गोरी जो स्लेव्स खरीदता था तो कुछ दिनों के बाद उन स्लेव्स को फ्री कर देता था जब उनसे वो खुश हो जाता था, क्योंकि स्लेव्स हैं तो उसके अंडर ही रहेंगे ना। लेकिन जब वो स्लेव्स को फ्री कर देता था, फ्री करने का ये मतलब नहीं है कि उनको कहता था कि तुम मतलब मेरे यहाँ से चले जाओ, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, ऐसा कोई बात नहीं है। जस्ट टू गिव देम डिग्निटी, उनको डिग्निटी देने के लिए उनको कहता था कि बेटा आज से तुम मेरे स्लेव नहीं हो, ठीक है, यू आर अ फ्री मैन। तो इस तरह जिन स्लेव्स को फ्री कर दिया जाता था उनको मामलुक बुलाते थे। और जो स्लेव जनरल्स होते थे, बेसिकली वो तो जनरल ही बना के रखता था अपने स्लेव को, कोई घर में खाना बनवाना, झाड़ू पोछा तो करवाता था नहीं उनसे। तो जो उसके जो स्लेव जनरल्स थे वही तो मामलुक कहलाएंगे ना, क्योंकि स्लेव्स तो वो जनरल बनाने के लिए यूज करता था। तो ये जो वर्ड मामलुक है ये टर्किश लैंग्वेज में या तो फ्रीड स्लेव्स, उन स्लेव्स जिनको कि मुक्त कर दिया गया हो, फ्री कर दिया गया हो, या फिर वो स्लेव्स जो आर्मी में जनरल के रोल पोजीशंस पे रहते तो उनको कहते थे मामलुक। नाउ जो स्लेव जनरल्स, क्योंकि उसकी आर्मी में जो जनरल वगैरह थे उसमें काफ़ी सारे स्लेव्स थे, तो जो स्लेव सोल्जर्स मोहम्मद गोरी को इम्प्रेस कर देते थे, क्योंकि मोहम्मद गोरी उनको लेके जाता था लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, तो कई स्लेव्स मोहम्मद गोरी के लिए अपनी जान तक दे देते थे। तो ऐसे स्लेव्स जो मोहम्मद गोरी को इम्प्रेस कर देते थे और अपने राजा के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, उनको सुल्तान कहा जाता था। आज अगर हम नॉर्मली किसी हिंदी स्पीकिंग पर्सन से पूछे या उर्दू बोलने वाले से पूछे कि सुल्तान का क्या मतलब होता है,
तो वो बोलेगा कि सुल्तान का मतलब होता है राजा, किंग, लेकिन ये सच नहीं है। सुल्तान का टेक्निकल मतलब राजा नहीं होता था। सुल्तान का मतलब होता था उस बहुत बहादुर सोल्जर्स जो अपने राजा के लिए जान भी दे दें, ठीक है। बाद में ये टर्म इतना कॉमन हो गया क्योंकि स्लेव्स ही राजा बनने लगे और स्लेव्स सुल्तान कहलाते थे, तो स्लेव्स और सुल्तान का फर्क ही मिट गया। सबको लगने लगा कि सुल्तान का मतलब राजा होता है, लेकिन ये सच नहीं है। सुल्तान का मतलब होता था वो स्लेव्स जो अपने मास्टर, अपने राजा के लिए जान देने के लिए तैयार रहे, ठीक है। तो अब ये मोहम्मद गोरी भाई साहब, जिन्होंने इंडिया में 30 साल में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया इंडियन किंग्स को हरा के, तो उनकी डेथ हो गई, उनका मर्डर हो गया, असैसिनेशन हो गया। तो अगर आप मोहम्मद गोरी की वीडियो देखोगे तो आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी, नहीं देखोगे तो सी आई कांट रिपीट हियर अगेन एंड अगेन। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मोहम्मद गोरी की वीडियो देख लो। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि एक आदमी था जिसने इंडिया में इतनी प्रॉपर्टी बनाई 30 सालों में, और उसने अपने कुछ स्लेव्स को भी ट्रेनिंग दे रखी थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद तुम लोग ही रूल करना। तो उस आदमी यानी मोहम्मद गोरी का मर्डर हो गया, असैसिनेशन हो गया उसका 1206 एडी में झेलम नदी के किनारे। वो इंडिया से लड़ाई लड़के जा रहा था अफगानिस्तान, तो झेलम नदी के किनारे उसको मार दिया किसी ने, एक दूसरी मुस्लिम खोखर ट्राइब ने उसको मार दिया था। तो जैसा कि मोहम्मद गोरी ने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं मर जाऊं, मेरी डेथ हो जाए, तो मेरे बाद मेरे स्लेव्स ही मेरी जगह लेंगे, मेरा कोई बेटा तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड थी। तो मोहम्मद गोरी का जो फेवरेट स्लेव हुआ करता था ताजुद्दीन यल्दौज, प्लीज़ आप ये सारे नाम याद रख लो। देखो, मैं ऐसा कोई भी फैक्ट इंक्लूड नहीं करता हूँ वीडियो में जिससे कभी कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो, और कुछ ऐसे भी फैक्ट्स इंक्लूड करता हूँ जिसमें क्वेश्चन पूछने के पोटेंशियल्स हैं। तो आप कुछ भी फैक्ट इग्नोर मत करना यार प्लीज़। मैंने काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी मेहनत लगा के, 3-4 दिन लगा के एक वीडियो बनती है। तो गोरी का जो मोस्ट फेवरेट स्लेव था वो था ताजुद्दीन यल्दौज। तो क्योंकि मोहम्मद गोरी ने पहले ही ये बात कह रखी थी सबसे कि मुझे कुछ होगा तो मेरे स्लेव्स मेरी जगह लेंगे, तो ताजुद्दीन यल्दौज ने गजनी पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। ही टुक कंट्रोल ऑफ गजनी। तो गजनी अफगानिस्तान में ही था। तो मोहम्मद गोरी के कई स्लेव्स थे, उसमें से उसका फेवरेट स्लेव था ताजुद्दीन यल्दौज। तो वो रूल करने लगा। मोहम्मद गोरी मर गया तो वो उसने गजनी पे कब्जा कर लिया। तो उसी तरह मोहम्मद गोरी का एक दूसरा स्लेव हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के साथ इंडिया आया करता था। ये जो मोहम्मद गोरी बार बार इंडिया में आके लड़ाइयाँ लड़ता था, मोहम्मद गोरी ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इंडिया में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ये जो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ इसने लड़ी थी ना। तो जब भी ये इंडिया आता था तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसके साथ आता था, उसके साथ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ता था। और कई बार इसने अपनी जान पे खेल के कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की जान बचाई थी। यानी मोहम्मद गोरी इससे इम्प्रेस हो गया था, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, और इसने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया पे जो ये सारी ज़मीन है, मोहम्मद गोरी को ये तो नहीं पता था कि मैं मर जाऊंगा कुछ दिनों में, तो उसने इसको रूलर तो नहीं बनाया था, उसने इसको वाइसरॉय बनाया था। यानी मोहम्मद गोरी ने कहा था कि मेरी कैपिटल तो अफगानिस्तान है, मैं अफगानिस्तान में बैठा बैठा रूल करूंगा, मेरे तरफ से तुम इंडिया के वाइसरॉय हो। किसको कहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा था। तो अपनी जीते जी ही मोहम्मद गोरी ने इसको डिक्लेयर कर दिया था कि तुम वाइसरॉय। यानी सबको पता था कि अगर मोहम्मद गोरी को कुछ हो जाएगा तो इस जमीन का अगला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक ही होएगा। ये बात पहले से ही क्लियर थी। तो जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम दी रूलर, बाय डिफॉल्ट ही बिकेम दी रूलर। तो इंडिया में जितनी जगह मोहम्मद गोरी ने लूटी थी 30 सालों में, उन सब का मालिकाना हक तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चला गया। तो नाउ दिस गाय कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इसको ये सारी ज़मीनें मिल गईं और इसको रूल करना है अब इन ज़मीनों को, तो अब तो इसकी मजबूरी है कि ये इंडिया में ही रहेगा, क्योंकि ये सारी ज़मीन इंडिया में है ना। तो ये कोई जापान जाके तो इंडिया में रूल कर नहीं सकता, अफगानिस्तान जाके तो रूल कर नहीं सकता। अगर उसको पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली ऐसी जगहों पे रूल करना है तो उसकी तो मजबूरी है कि उसको अब इंडिया में ही रहना होगा। इंडिया का राजा बनना है तो इंडिया में ही रहना होगा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है तो इंडिया में ही रहना होगा। सो ही कंसोलिडेटेड हिज किंगडम विथ हिज कैपिटल एट दिल्ली। उसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बना के किंगडम को कंसोलिडेट कर दिया। तो इसलिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे अभी तक दिल्ली की कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं एज अ प्लेस, एज अ सिटी,
किसी बड़े राजा ने दिल्ली को चूज नहीं किया था अपना कैपिटल बनाने के लिए। पृथ्वीराज चौहान की कैपिटल अजमेर, ठीक है। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करो तो पहले इंडिया का कैपिटल हुआ करता था पाटलिपुत्रा, मौर्य गुप्तास के टाइम पे। उसके बाद कन्नौज, ठीक है, उसके बाद अजमेर, इन तरह की जगह। दिल्ली का कभी नंबर आया ही नहीं था अभी तक। अब दिल्ली का नंबर आएगा क्योंकि मोहम्मद गोरी के जो स्लेव हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी चॉइस थी दिल्ली कि मैं दिल्ली को ही अपना कैपिटल बनाऊंगा, दिल्ली को, ठीक है। तो इट्स जस्ट बाय स्ट्रोक ऑफ लक कि आज जो इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, उसका जो पहला रूलर है सही मायने में वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इस्लामिक इन्वेडर, ठीक। तो ऐबक ब्रोक दी ट्रेडिशन, ही स्टार्टेड द फर्स्ट इस्लामिक डायनेस्टी who chose to settle in India। क्योंकि अब ऐबक को इंडिया पे राज करना है तो इंडिया में ही वो सेटल होगा। अब तो ये नहीं चलेगा कि लूट के वापस चले गए, लूट आए लूटा वापस चले गए, नहीं, अब उसको रूलर बनना है इंडिया का। तो रूलर बनना है इंडिया का तो सेटल तो होना ही पड़ेगा इंडिया में। तो एक्चुअली इट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, ही वाज द फर्स्ट इस्लामिक रूलर। उसने जो डायनेस्टी स्टार्ट की, इस डायनेस्टी की खासियत क्या, ये पहली डायनेस्टी है जिसने इंडिया में ही अपना घर बसाया एंड बिकेम इट्स रूलर्स इंस्टेड ऑफ द यूजुअल बिजनेस ऑफ लूटिंग एंड रिटर्निंग। मतलब अब वो काम नहीं है कि आए लूटे वापस चले गए, अब कुछ लूटना उठना नहीं है, इंडिया में ही घर बनाएंगे, इंडिया में ही राज करेंगे। जमीन जितनी लूटनी थी वो तो लूट ली पहले, ठीक है। तो क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल दिल्ली को चुना था, तो इस तरह से जो किंगडम बन रही है, इस तरह जो कहानी स्टार्ट हो रही है, इस तरह जो मुस्लिम रूल स्टार्ट होगा, उसको दिल्ली सल्तनत का नाम दिया गया। दिल्ली का मतलब दिल्ली, सल्तनत का मतलब स्लेव्स जो सुल्तान कहलाते थे अब रूलर बनने लगे, तो इसलिए पूरी कहानी दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी जाती है। तो ये कहानी हमको कैसे पता, कहाँ से पता कि कौन कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन मोहम्मद गोरी, कौन स्लेव डायनेस्टी। तो व्हाट आर आवर सोर्सेज, हम कैसे इतनी सारी चीज़ें दावे के साथ कह सकते हैं। तो उस वक्त की कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, तो जो ये आपको याद रखना होगा, ये कम से कम 2-3 बार एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। तो जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, और ये बीपीएससी में भी पूछा गया था, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था इस बुक के बारे में, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ दिल्ली सल्तनत, पहली किताब है ये, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बुक का नाम है ताजुल मसीर, और इस बुक को लिखने वाले का नाम है हसन निजामी। तो ये हसन निजामी क्या था, ही वॉज द पर्सनल पोएट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला राजा है जो दिल्ली में अपना घर बनाने जा रहा है, और ये उसका पर्सनल पोएट था। कौन, हसन निजामी। तो ये जब ऐबक इंडिया आया भी नहीं था तब से ही वो ये बुक लिख रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक की पर्सनल बायोग्राफी लिखता था ये, क्योंकि ये लोग तो पावरफुल जनरल थे ना, ये तो बस नाम के स्लेव्स थे ना, कहने के स्लेव्स थे ये, लेकिन ये लोग तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते थे, तो ये अपनी कहानी लिखवाते थे, पोएम्स वगैरह लिखवाते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निजामी को अपनी नौकरी पे रख रखा था कि तुम मेरे बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखा करो, बाद में हम इसको बुक में कन्वर्ट कर देंगे अगर मैं कभी रूलर बन गया तो ही हैज़ रिकॉर्डेड एवरीथिंग। इस वाली बुक में जो है बेसिकली 1205 एडी से टिल अर्ली ईयर्स ऑफ इल्तुतमिश। तो आगे चल के आप देखोगे एक रूलर है इल्तुतमिश। तो बस आप इतना जान लो कि ये दिल्ली सल्तनत जब स्टार्ट नहीं हुई थी तब से ये बुक लिखी जा रही थी। दिल्ली सल्तनत कब स्टार्ट हुई है, 1206 में, और ये बुक लिखी जा रही है 1205 में। तो सोचो ये बुक एकदम उस वक्त की एकदम ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है, ठीक उसी वक्त लिखी गई है जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये आपको इतना जानना जरूरी नहीं है। तो बस हाँ, एक बार सुन लो कि राइटर ने लिखना तो शुरू किया था अरबिक में लिखना शुरू किया था, अफगानिस्तान में रहता था, बट ही सून स्विच टू पर्शियन। तो जब वो इंडिया में सेटल हो गए तो पर्शियन में इस बुक को लिखने लगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक नहीं थी, पर्शियन थी, ठीक है। एंड इट इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो दूसरी बुक है दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत नहीं, मामलुक डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत तो 320 साल लंबी कहानी है, हम उस 320 साल के शुरू के 85 सालों की बात कर रहे हैं जिसमें पहली फैमिली रूल कर रही थी, मामलुक डायनेस्टी। तो उसकी कहानी हमको यहाँ से भी पता चलती है, तबाकत नसीरी। तो दिस बुक इज़ रिटन इन पर्शियन, ठीक है। तो इट इज़
रिटन बाय हसन मिनाजे सिराज। तो ही वॉज द चीफ काजी ऑफ दिल्ली सल्तनत। आगे चल के दिल्ली सल्तनत का राजा होता है नसीरुद्दीन, तो उसी नसीरुद्दीन के नाम पे यह तबाकत नसीरी, नसीरी यानी नसीरुद्दीन से लिया गया ये वर्ड। तो क्योंकि ये भी मामलुक डायनेस्टी का ही था, तो नसीरुद्दीन रूल्ड फ्रॉम 1246 टू 1266, काफ़ी लंबे 20 साल तक रूल किया था इस राजा ने। तो इसी राजा का जो काजी हुआ करता था ना, उसने ये बुक लिखी है। तो ये भी तो मामलुक डायनेस्टी के हिस्ट्री से भरपूर बुक है। तो बस आपको बुक याद रखनी है, ऑथर का नाम याद रखना है, बाकी डिटेल्स आप छोड़ दो। ओके, बस एक जान लो कि इट इज़ दी ओनली सोर्स, मतलब इस बुक के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज़ दी ओनली सोर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ खिलजी, यानी कि खिलजीज ने रिवोल्ट कर दिया था मामलुक डायनेस्टी के अगेंस्ट। तो ये बात हमको सिर्फ इसी बुक से पता चलती है और कहीं मेंशन नहीं है। तो अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बुक में मामलुक डायनेस्टी और खिलजी के रिवोल्ट का जिक्र मिलता है, तो यू कैन से तबाकत नसीरी। नाउ ऐबक, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गोरी का स्लेव था। तो आइए हम ये जान ले कि मोहम्मद गोरी के लिए इसने क्या क्या काम किया था, ऐसा क्या किया था कि मोहम्मद गोरी इससे इतना इम्प्रेस हो गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो आप समझते ही हो कि ही वॉज द स्लेव, ही वॉज परचेज्ड बाय मोहम्मद गोरी एज अ स्लेव। तो क्योंकि ये स्लेव्स को क्यों खरीदता था, उनसे घर की सब्जी बनवाने के लिए तो खरीदता नहीं था, झाड़ू पोछा लगवाने के लिए खरीदता नहीं था, उनको ट्रेन करता था मिलिट्री जनरल बनाने के लिए। तो क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था एज अ स्लेव, तो उसको ट्रेनिंग दे के उसने उसको बहुत जल्दी आमिर आखुर बना दिया। आमिर आखुर इज अरेबिक टर्म, इसका मतलब होता है इंचार्ज ऑफ रॉयल स्टेबल, यानी जो रॉयल घोड़े होते थे ना, हॉर्सेज, स्टेबल एक बड़ी सी जगह होती है जहाँ पे हॉर्सेस को रखा जाता है। तो पहले पिछले ज़माने में जो आर्मीज होती थी वो तो घोड़े पे ही चलती थी, मोटर कार या टैंक पे तो थे नहीं उस वक्त। तो ये जो घोड़े थे इनकी देखभाल करने का काम दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ही वॉज इनफैक्ट द इंचार्ज, मतलब कोई स्लेव नहीं था, वो इंचार्ज था। तो ही अकम्पनीड मोहम्मद गोरी वेन एवर ही इन्वेडेड इंडिया, यानी मोहम्मद गोरी जब भी इंडिया पे इन्वेड करता था, उसने ऑलमोस्ट 30 साल तक इंडिया को परेशान किया। तो इस वाले स्लेव को, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके वो बार बार इंडिया आता था। ठीक है, तो ये जो मोहम्मद गोरी है, अगर आप गोरी वाली वीडियो प्लीज 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 आई इंसिस्ट आप जाके फिर से देख लेना, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी ने इंडिया में काफी बड़ी बड़ी बैटल्स लड़ी है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो इन बैटल्स को लड़ते वक्त मोहम्मद गोरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी मौजूद रहता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में अपनी जान पे खेल के मोहम्मद गोरी की जान बचाई थी, इसलिए मोहम्मद गोरी से इम्प्रेस रहता था। तो आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और इसको मोहम्मद गोरी ने अफगानिस्तान ले जाके मार दिया था। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन से ये डिसाइड हो गया था कि मोहम्मद गोरी को इंडिया मिल गया है, अब मोहम्मद गोरी को कोई रोक नहीं सकता। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद ये ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया था कि अब मुस्लिम्स जो है इंडिया पे रूल करेंगे ही करेंगे। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद ये जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मदीन गोरी, तो उसने अपने स्लेव ऐबक को इंचार्ज बना दिया इंडियन टेरिटरी का, क्योंकि ऐबक ने भी अपना खून पसीना बहाया था इंडियन टेरिटरीज को जीतने के लिए। अकेले मोहम्मद गोरी ने तो जीता नहीं था ना, उसके साथ कई और लोग लड़ते थे। तो वैसे ही ये स्लेव्स था मोहम्मद गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पहले ही मोहम्मद गोरी ने बोल रखा था कि बेटा तुम मेरे स्लेव नहीं हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। अब ये जो इंडियन टेरिटरी हम दोनों ने मिल के लूटी है, इसको तुम ही रूल करोगे। तो आफ्टर द डेथ ऑफ पृथ्वीराज, क्योंकि अब हम ये कहानी जान रहे हैं कि ऐबक ने गोरी के लिए ऐसा क्या किया, क्या क्या काम किया था कि मोहम्मद गोरी उससे इतना इंप्रेस हुआ था। तो देखो उसने क्या क्या चीजें की थी। तो पृथ्वीराज के मरने के बाद, पृथ्वीराज तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद ही मर गया, तो अब ये देखो ऐबक को ही सब कुछ करना था, ऐबक के ही जिम्मेदारी थी। तो देखो अब गोरी नहीं, ऐबक ये सारी चीजें कर रहा है। ऐबक अपॉइंटेड हिज सन गोविंद राजा, तो पृथ्वी राजा का बेटा गोविंद राजा था, उसको उसने एक जमींदार की तरह वहां पे
दिल्ली की गद्दी पे, दिल्ली अजमेर की गद्दी पे बिठा दिया था, क्योंकि पृथ्वीराज का कैपिटल अजमेर था, दिल्ली नहीं थी। दिल्ली भी पृथ्वीराज के कंट्रोल में ही थी जब तक वो हारा नहीं था, लेकिन कैपिटल नहीं थी दिल्ली। दिल्ली की कोई एज सच पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी नहीं। तो ऐबक ने पृथ्वीराज के बेटे गोविंद राज को अपने अंडर नौकरी पे रख लिया, जमींदार की तरह रख लिया कि तुम जमींदार बन के रहो हमारे, और हमको पैसे वैसे देते रहो, ठीक है। तो ये बात पृथ्वीराज के भाई हरिराज को पसंद नहीं आई और उसने इन्वेड कर दिया रणथंभौर पे। रणथंभौर और ये सब तो राजस्थान के डीप फोर्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें पृथ्वीराज चौहान के हिस्से आया करती थी जब तक वो नहीं हारा था। तो अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक इन सब चीज़ों का मालिक बन चुका था, तो वो इंटरफेयर करने लगा राजपूतों के पॉलिटिक्स में। तो ऐबक ने क्या किया, पृथ्वीराज के बेटे को राजा बना दिया। ये बात हरिराजा को पसंद नहीं आई और उसने अटैक करके रणथंभौर फोर्ट पे कब्जा करने की कोशिश की। तो ऐबक ने क्या किया, हरिराजा को यानी पृथ्वीराज के भाई को वहां से मार के भगा दिया, और जो कैपिटल सिटी हुआ करती थी राजपूतों की, चौहानों की, ये चाहमना आप देख रहे हो ना, ये चाहमना मतलब चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तो चौहान डायनेस्टी जो थी उसको चाहमना डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो इनकी कैपिटल सिटी थी अजमेर, तो अजमेर पे भी कब्जा कर लिया। तो ये सारी चीजें हरिराज से देखी नहीं गई। हरिराज कौन, तो पृथ्वीराज का भाई, और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो उसके बाद देखो और ऐबक की हरकतें जारी रही। तो इन 1194 तो ऐबक फॉट अलोंगसाइड गोरी एंड डिफीटेड जयचंद एट बैटल ऑफ चंदवार। तो आप अगर वीडियो आपने देखी होगी गोरी वाली, तो इस जयचंद ने मदद करी थी ना गोरी की सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, उसने गद्दारी कर दी थी ना, मतलब सारे सीक्रेट्स बता दिए थे पृथ्वीराज चौहान के जाके गोरी को। तो थोड़े दिनों के बाद गोरी इससे भी लड़ता है, जयचंद से भी लड़ता है, क्योंकि जयचंद के पास भी अच्छी खासी ज़मीन थी, कन्नौज, वाराणसी, पटना, ये सारी चीज़ें जयचंद के हिस्से थी। तो वो सब भी छीनना था मोहम्मद गोरी से, तो उसने जयचंद को भी नहीं छोड़ा, उसने जयचंद को भी हराया था। तो उस वाली लड़ाई में ऐबक ने ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो देखो उसी लड़ाई में, ये जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ चांदवड़ की, तो उस लड़ाई में ऐबक ने अलीगढ़, वाराणसी, हांसी, ये सारी चीज़ें जो जयचंद के टेरिटरी में आती थी वो सब अपने मास्टर के नाम पे, यानी वो कहता था कि तो मैं तो मोहम्मद गोरी का स्लेव हूँ, तो मैं जो लड़ रहा हूँ तो मोहम्मद गोरी के लिए लड़ रहा हूँ, तो अपने मास्टर यानी मोहम्मद गोरी के नाम पे उसने इन सारी जगहों पे कब्जा कर लिया। उसकी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मोहम्मद गोरी को पसंद आई वो ये थी कि देखो उसने 1198 मतलब 97-98 की बात है, 97 ही आप मान लो। तो ऐबक डिफीटेड द सोलंकी किंग राजा भीमदेव। तो गुजरात, अगर आपने मोहम्मद गोरी की वीडियो देखी है तो 1178 में मोहम्मद गोरी गुजरात में अटैक करने के लिए घुस गया था, और गुजरात में नाइकी देवी, ये जो राजा भीमदेव आप देख रहे हो ना, राजा भीमदेव की मदर उस टाइम रूल करती थी। तो राजा भीमदेव की मदर ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से हरा के भगा दिया था। तो वो लड़ाई भी कयादरा में ही हुई थी, 20 साल पहले हुई थी 1178 में। तो ये चीज़ कुतुबुद्दीन ऐबक को पता थी कि मेरा जो बॉस है मोहम्मद गोरी 20 साल पहले यहाँ से बुरी तरीके से हार के भागा था, और फिर उसका बदला लेने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक फिर से उसी जगह पे लड़ाई लड़ता है, कयादरा पे। और इस वक्त मम्मी का बेटा यानी इसकी मदर ने लड़ाई लड़ी थी 20 साल पहले, और इसकी मदर जीत गई थी, लेकिन ये बेटा नहीं जीत पाया। तो बेटे को बुरी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरा दिया और अपने बॉस की 20 साल पुरानी हार का बदला लिया। तो अब देखो मोहम्मद गोरी को कितनी खुशी मिलेगी, 20 साल पहले वो हार गया था, ठीक है, नाइकी देवी यानी राजा भीमदेव की मदर से। अब उसका स्लेव 20 साल के बाद ठीक उसी जगह पे जाता है और मास्टर की हार का बदला लेता है। तो ये चीज़ मोहम्मद गोरी को बहुत खुश कर देती है। और क्या क्या किया था ऐबक ने मोहम्मद गोरी के लिए, तो ऐबक ने कलिंजर का फोर्ट भी जीत के दे दिया था मोहम्मद गोरी को। तो कलिंजर फोर्ट आप देखोगे आगे पूरे इंडियन हिस्ट्री में इसका काफ़ी जिक्र मिलता है। तो कलिंजर फोर्ट जो है उस वक्त इंडिया का मतलब आउटसाइड राजपूत किंगडम सबसे स्ट्रांग फोर्ट माना जाता था, मतलब राजस्थान के बाहर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में था ये। तो कलिंजर फोर्ट भी जीत के दे दिया था, चंदेल राजपूतों के हवाले से जीत के दे दिया था मोहम्मद गोरी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक खुश रहता था इससे।
तो अब हमको देखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर कैसे बना। ये तो ऑलमोस्ट पहले से ही तय था कि मोहम्मद गोरी को कुछ होगा तो इंडिया की जो जमीन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलेगी, किसी और स्लेव को नहीं मिलेगी। तो नाउ लेट अस सी कि हाउ डिड कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम दी रूलर। तो आफ्टर गोरीज डेथ, तो हियर ही इज, तो आफ्टर गोरीज डेथ ही वॉज द लॉजिकल सक्सेसर ऑफ इंडियन टेरिटरी। ये बात तो क्योंकि मोहम्मद गोरी के साथ वो लड़ता था बार बार इंडिया में आके, तो किसी और का तो हक बनता नहीं है ना, तो ही वॉज द लॉजिकल सक्सेसर ऑफ इंडियन टेरिटरीज। तो वैसे तो गोरी का जो फेवरेट स्लेव था वो था ताजुद्दीन यलदौज, लेकिन ये इंडिया तो कभी आया था नहीं, इंडिया की जमीन जीतने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन तो था नहीं, तो ये तो कुछ हक जता नहीं सकता था कि अरे मोहम्मद गोरी मर गया अब मैं इंडिया का राजा बनूंगा, कैसे, ये तो इंडिया आया ही नहीं था, सारी मेहनत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। तो ताजुद्दीन यलदौज ने अपनी औकात समझी और उसने इंडिया पे तो कोई नजर नहीं डाली, उसने गजनी को अपना कैपिटल बना लिया। तो ऐबक ने क्या किया, तो क्योंकि ये लोग तो थे अफगानिस्तान से ही आए थे, भले ये टर्किश थे लेकिन इनका बेस तो अफगानिस्तान था ना, लेकिन अब ऐबक को तो इंडिया का राजा बनना था, इंडियन टेरिटरी पे रूल करना था। तो ऐबक ने क्या किया, उसने गजनी से, अब इसका ताजुद्दीन यलदौज से क्या लेना देना, ताजुद्दीन यलदौज तो इसका मास्टर है नहीं, इसका मास्टर तो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी मर चुका है और अब गजनी पे कोई और बैठा हुआ है। तो ये ऐबक क्या करता है, ये गजनी यानी अफगानिस्तान से अपने सारे कनेक्शंस तोड़ देता है, सारे कम्युनिकेशन तोड़ देता है, क्योंकि इसको एक इंडिपेंडेंट रूलर बनना है। कम्युनिकेशन तोड़ने का क्या मतलब है, अब इसको ऑर्डर नहीं लेना है किसी और से, अब ये किसी और का गुलाम नहीं है, इसलिए इसने कम्युनिकेशन तोड़ दिया। एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सक्सेसर ऑफ गोरी इन 1206 एडी, यानी मोहम्मद गोरी के मरने के बाद उसने अपने आप को सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया। तो ही नाइदर गॉट अ खुतबा रेड इन हिज नेम नॉर इशू कॉइन्स इन हिज नेम। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये अपने आप को स्लेव ही मानता था, ये मानता था कि ये मेरे मालिक ने जो जमीन जीती है मैं उसका बस केयर टेकर हूँ, तो मैं अपने आप को राजा नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को राजा कैसे डिक्लेयर कर दूँ, क्योंकि ये ज़मीन मेरे मालिक की है, मेरी नहीं है। तो इसने कभी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ा। अब ये खुतबा क्या चीज़ होती है, तो जब कोई मुस्लिम रूलर पहली बार राजा बनता था तो जो सेरेमनी होती थी तो उसमें खुतबा पढ़ाया जाता था, यानी एक डिक्लेरेशन कि मैं राजा बन गया, आज से सब मेरी प्रजा है, सब मेरे सामने सर झुकाएंगे, इस तरह की चीज़ें। तो इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये अपने आप को राजा मानता ही नहीं था, ये कहता था कि मैं बस अपने मालिक की दी हुई ज़मीन का केयर टेकर हूँ। तो जब ये राजा था ही नहीं, खुतबा पढ़ाया नहीं, तो ऑब्वियसली कॉइन क्यों इशू करेगा, तो इसलिए ना इसने कोई, इसके कभी कोई कॉइन मिलते नहीं है, किसी हिस्टोरियन को इसका कोई भी कॉइन नहीं मिला है कुतुबुद्दीन ऐबक का, क्योंकि इसने कोई कॉइन इशू किया ही नहीं, ये अपने आप को राजा समझता ही नहीं था। तो ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी अ स्लेव, ठीक है, एंड केयर टेकर ऑफ सल्तनत। तो केयर टेकर ही मानता था अपने आप को, रूलर नहीं मानता था। तो अपने आप को कुछ तो टाइटल देगा, ये सुल्तान कहला नहीं सकता है, बादशाह कहला नहीं सकता है, फिर भी इसको रूल करना है। तो रूल करने के लिए इसने एक रास्ता निकाला, ये अपने आप को मलिक और सिपाह सालार बुलवाता था ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये था तो एक्चुअली स्लेव। तो ये अपने आप को रूलर ना बुला के, सुल्तान ना बुला के मलिक एंड सिपाह सालार बुलाता था। प्लीज रिमेंबर दिस कि व्हाट वाज द टर्म गिवन टू कुतुबुद्दीन ऐबक, इट वाज नॉट सुल्तान, इट वाज मलिक एंड सिपाह सालार ऑफ दिल्ली एंड लाहौर, क्योंकि दिल्ली से लेके लाहौर तक की जमीन का मालिक बन गया था ये। तो है तो ये दिल्ली सल्तनत की कहानी और है तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला राजा, लेकिन इसने क्या किया था, इसने अपनी कैपिटल दिल्ली को ना बना के लाहौर को बनाया था, क्योंकि इसको लगता था कि अफगानिस्तान में जो मेरे बाकी आर्मी जनरल रह गए हैं, जो मेरे साथ साथ मोहम्मद गोरी के लिए काम करते थे, वो भी तो पावरफुल हैं, तो वो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, तो वो अटैक करेंगे। तो इसने इसलिए क्या किया, इसने कहा कि अगर मैं दिल्ली में रहूँगा तो वो सब तो कभी भी अफगानिस्तान से पंजाब घुस जाएंगे, तो अगर मुझे अपने एम्पायर को बचाना है तो मुझे दिल्ली से निकल के लाहौर चले जाना चाहिए। तो प्लीज़ याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल दिल्ली नहीं थी, इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, उसकी कैपिटल लाहौर थी। ये क्वेश्चन हज़ारों बार पूछा जा चुका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल क्या थी। इसलिए पूछते हैं क्योंकि जनरल टेंडेंसी होती है कि बच्चों को लगता है कि दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है तो दिल्ली ही कैपिटल होगी। इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन,
जो पहला राजा है उसने अपना कैपिटल मजबूरी में लाहौर को बनाया, क्योंकि ये देखो ये लाहौर है, ये इंडिया की बाउंड्री है, ये अफगानिस्तान है उस वक्त का इंडिया, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं। ये लाहौर है, लाहौर आप मान के चलो ऑलमोस्ट बॉर्डर से 200 किलोमीटर की दूरी पे होगा, और ये दिल्ली है। आप बताओ, आपको अगर अटैकर को रोकना है तो आप यहाँ से तो रोकोगे नहीं, आप यहाँ पे ही चले जाओगे। इसलिए अपनी कैपिटल को अफगान से होने वाले अटैक से बचाने के लिए लाहौर शिफ्ट कर दिया था। अब इसको डर किसका था, किसके डर से ये सारी ऐसी हरकतें कर रहा था कि ये लाहौर चला गया? तो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गोरी के कई और स्लेव्स थे जो और रीजन्स में एक्टिव थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में एक्टिव था, तो वैसे मोहम्मद गोरी के कई और पावरफुल स्लेव्स हैं, मतलब थे। तो उनके बारे में हम जान लें। तो इसका जो सबसे फेवरेट स्लेव था वो ये है, ताजुद्दीन यलदौज। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये सबसे पावरफुल स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक से भी ज़्यादा। तो इसने गजनी पे कंट्रोल कर लिया। और ये जो ताजुद्दीन यलदौज है ना, ये एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक का फादर इन लॉ था, ससुर, फादर इन लॉ। ठीक। तो इसका दूसरा स्लेव नसीरुद्दीन कबाचा। प्लीज़ आप ये सब नाम याद रख लो, क्योंकि ये सारे नाम आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ मोहम्मद गोरी पढ़ने से नहीं होगा। अगर आपने टॉप करना है तो आई एम विथ यू। तो जितनी भी चीज़ें आपको जाननी है सब इस वीडियो में इंक्लूडेड है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। नॉट इवन फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स, यूपीएससी प्रीलिम्स तक के स्टूडेंट्स को कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ यू सी नसीरुद्दीन कबाचा। तो ही कंट्रोल्ड मुल्तान एंड सिंध। तो मुल्तान और सिंध, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने सबको अपनी अपनी जगह दे दी थी कि इंडिया पे तुम रूल करोगे, गजनी पे तुम करोगे, मुल्तान पे और सिंध पे तुम करोगे। तो कुबाचा के हिस्से आया था मुल्तान और सिंध। तो मुल्तान और सिंध दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं थे। और तीसरा स्लेव, ये सबसे बदनाम, सबसे खूंखार, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के हिस्से आया था बंगाल और बिहार का रीजन। यानी 4 स्लेव। पहला स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके हिस्से आ रहा है दिल्ली सल्तनत। दूसरा स्लेव ताजुद्दीन यलदौज, जिसके हिस्से आ रहा है गजनी। तीसरा स्लेव कुबाचा, जिसके हिस्से है मुल्तान सिंध। चौथा है बख्तियार खिलजी, जिसके हिस्से है बंगाल एंड बिहार। तो हम आइए देखते हैं कि इन स्लेव्स का क्या हुआ, इन बाकी के स्लेव्स की कहानी। तो हम जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की रिलेशन बख्तियार खिलजी के साथ। तो बख्तियार खिलजी कौन है? तो बख्तियार खिलजी एक स्लेव ही था मोहम्मद गोरी का, जो कि बिहार और बंगाल के रीजन में एक्टिव था। तो इसके रिलेशंस कैसे थे कुतुबुद्दीन ऐबक से? तो बख्तियार खिलजी जो है वो एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत अच्छे से पहचानता था। तो एक्चुअली वो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर नौकरी भी कर चुका था। कुतुबुद्दीन ऐबक हॉर्सेस का इंचार्ज हुआ करता था ना, घोड़ों का इंचार्ज हुआ करता था। तो बख्तियार खिलजी ने अपनी पहली नौकरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर ही स्टार्ट की थी, एज अ मिलिट्री ऑफिसर। ठीक है, जस्ट आफ्टर ही वॉज मेड दी वाइस रॉय बाय गोरी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को वाइस रॉय बना दिया था मोहम्मद गोरी ने कि अब तुम ही सारा कुछ देखो, तुम ही ध्यान दो, तुम ही किंगडम चलाओ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको नौकरी पे रखा था बख्तियार खिलजी को। यानी बख्तियार खिलजी का करियर शुरू जो हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर ही हुआ था। लेकिन ये बख्तियार खिलजी जो है बहुत एम्बिशियस हुआ करता था, इसको खुद रूलर बनने की इच्छा थी, ये खुद रूलर बनना चाहता था। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि अगर मैं दूसरों की आर्मी में काम करूंगा तो मैं तो दूसरों के लिए काम करता रह जाऊंगा, तो मैं खुद कब राजा बनूंगा। तो इसने जो बख्तियार खिलजी है, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी छोड़ दी 1193 में। 1 साल काम किया, फिर वहां से छोड़ के ये बंगाल बिहार की तरफ डीप इंडिया में बढ़ा चला आया। ठीक है, ही मूव टुवर्ड्स ईस्ट। और कुछ सालों के बाद 7-8 सालों के अंदर ही इसने बंगाल और बिहार पे कब्जा कर लिया था। तो बख्तियार खिलजी की भी एक सेपरेट वीडियो बना के मैंने डाल दी है, तो मैं इसको बहुत डीप में यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। बस आप ये जान लो कि बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का ही एक स्लेव हुआ करता था, जो कि धीरे धीरे इतना ताकतवर हो गया कि उसने पूरे बंगाल और बिहार पे कब्जा कर लिया। और बख्तियार खिलजी की भी वही कहानी थी
वो भी खुल के अपने आप को कभी एक सॉवरिन रूलर, इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर नहीं करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर बोले और मोहम्मद गोरी उससे नाराज हो जाए, क्योंकि उस वक्त मोहम्मद गोरी जीवित ही था। तो अगर ये इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर देता अपने आप को, तो इसका मतलब है कि ये कहना चाहता था कि अब मैं मोहम्मद गोरी का स्लेव हूं ही नहीं, तो मोहम्मद गोरी इसको जिंदा थोड़ी ना छोड़ता। तो इसीलिए इसने कभी अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर किया नहीं। हाँ, इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर करने का ये मतलब नहीं है कि ये मतलब गोरी से ऑर्डर लेता था, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, बट ये नाम का स्लेव बन के ही रहता था, दिखावे के लिए ये स्लेव बन के ही रहता था। तो खिलजी डिड नॉट टेक डायरेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम आइदर गोरी और ऐबक एंड वॉज प्रैक्टिकली एन इंडिपेंडेंट रूलर। प्रैक्टिकली यानी हर काम के लिए प्रैक्टिकली वो इंडिपेंडेंट था, वो अपने डिसीजंस लेता था कि मुझे बंगाल पे अटैक करना है या बिहार पे करना है, लेकिन कभी शो ऑफ नहीं करता था कि मैं एम्परर हूं, कभी गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था मोहम्मद गोरी और ऐबक को। तो इट वॉज जस्ट दैट खिलजी वॉन्टेड टू अवॉइड टसल, तो बेफिजूल के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था कि मैं कुछ अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दूं, ये बात बुरी लग जाए मोहम्मद गोरी और ऐबक को, तो क्यों ऐसी हरकतें करना। तो आफ्टर कंप्लीटली सबजुगेटिंग बिहार, तो आप देख रहे हो ना कि 1201 में इसने बिहार में कब्जा कर लिया था और 2-3 साल के बाद इसने पूरे बंगाल पे भी कब्जा कर लिया। तो अब बख्तियार खिलजी की एक सेपरेट वीडियो में सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं। तो आफ्टर कंप्लीटली सबजुगेटिंग बिहार ही वेंट टू मीट ऐबक, तो बिहार को जीतने के बाद वो ऐबक से मिलने गया था और उसको ट्रिब्यूट्स जो चीज़ें इसने जीती थी बिहार में, उसका कुछ हिस्सा जाके इसने ऐबक के ट्रेजरी में जमा किया था, ताकि वो लोग इसको खुश रहें, वो लोग इस पे गुस्सा ना हों। तो इन रिटर्न खिलजी रिकॉग्नाइज्ड हिज अथॉरिटी एंड गेव हिम रिटर्न गिफ्ट्स। इट शुडंट बी खिलजी, इट शुड बी ऐबक, यानी ऐबक ने भी बदले में इसको गिफ्ट्स वगैरह दिए थे। यानी इन दोनों के रिलेशन बहुत म्यूचुअली अच्छे थे। बस कहने के लिए दोनों स्लेव्स थे मोहम्मद गोरी के, लेकिन दोनों बिल्कुल थोड़े दिनों के बाद इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो बख्तियार खिलजी वॉज असैसिनेटेड एट देवकोट जस्ट अ मंथ आफ्टर ऐबक बिकेम द सुल्तान। तो इन दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ऐबक जो है एम्परर बनता है दिल्ली सल्तनत का, उसके 1 महीने के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक के रूलर बनने के 1 महीने के बाद ही इसका मर्डर हो गया, इसका असैसिनेशन कर दिया जाता है। किसका? बख्तियार खिलजी का। ना पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये दिल्ली सल्तनत का राजा तो बन गया, भले ही अपने आप को सुल्तान नहीं बुलाता है, मलिक सिप्पे सालार बुलाता है, बट है तो रूलर ना, रूलर तो वही है ना। मोहम्मद गोरी तो अब है नहीं, वो तो मर चुका है। तो अब इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी रूलर बनने के बाद। तो आफ्टर स्पेंडिंग अ वाइल इन दिल्ली, तो कुछ दिनों तक ये दिल्ली में रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इसको डर लगने लगा कि ये देखो ये दिल्ली है, ये सारा कुछ दिल्ली से था। उसको डर लगने लगा कि अफगानिस्तान से आएंगे लोग, बाकी जो मोहम्मद गोरी के लिए काम करते थे, और ये सब मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, पंजाब, लाहौर, इन सब जगह पे कब्जा कर लेंगे, ऐसा इसको डर लगने लगा। तो गोरी ने क्या किया, उसकी ये जो ताजुद्दीन यल्दौज था, जो इस वक्त गजनी का रूलर था, गजनी यहाँ का, तो मोहम्मद गोरी का ही स्लेव था ये, और ये फादर इन लॉ था ऐबक का। तो ऐबक का ससुर था वो, लेकिन ये सब रिलेशंस तो मायने नहीं रखती हैं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में सिर्फ ताकत मायने रखती है। तो ये ताजुद्दीन यल्दौज से ही इसको खतरा महसूस होता था। यहाँ पे ताजुद्दीन यल्दौज रूल कर रहा होता था, और यहाँ पे उसका दामाद दिल्ली सल्तनत का रूलर था। तो दामाद को हमेशा लगता था कि मेरे ससुर जी ही मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, तो इसलिए इसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से लाहौर शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि लाहौर वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की पहली कैपिटल लाहौर थी, दिल्ली नहीं थी। तो हुआ भी ऐसा ही, ससुर जी यानी यल्दौज ने पंजाब पे अटैक कर दिया, लेकिन ऐबक ने उसको चेज ऑफ कर दिया। तो क्योंकि वो लाहौर में ही रहता था, ये देखो ये लाहौर है, तो पंजाब पे अटैक किया, तो इसने लाहौर से इस पे वापस काउंटर अटैक करके इसको भगा दिया, और इसको इतनी दूर तक भगा दिया कि भगाते भगाते उसके कैपिटल यानी ससुर के कैपिटल गजनी पे कब्जा कर लिया। किसने? ऐबक ने। तो ऐबक ने कुछ देर के लिए अफगानिस्तान पे भी कब्जा कर लिया था।
लेकिन फिर क्या हुआ कि वो काफ़ी रिलैक्स्ड हो गया। तो अफगानिस्तान पे कब्जा करने के बाद वो मतलब बहुत ही नॉर्मल मोड में चला गया, अपनी आर्मी वार्मी सबको रिलैक्स कर दिया। तो ये बात जैसे ही ताजुद्दीन यलदौज को पता चली तो उसने फिर से गजनी पे अटैक करके रिकैप्चर कर ली अपनी कैपिटल। तो अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के लिए ताजुद्दीन यलदौज को हरा दिया था, ताजुद्दीन यलदौज ने वापस गजनी पे कैप्चर कर लिया है। तो अब ये क्या करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हार के वापस अपने पुरानी कैपिटल लाहौर लौट आया, गजनी तो इसके हाथ से निकल गई। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है नोट करने लायक कि जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी पे अटैक कर रहा था, गजनी पे कब्जा कर रहा था, तो उसके साथ एक और टर्किश जनरल था अली मर्दान नाम का, अली मर्दान, ठीक है। तो ये अली मर्दान वही अली मर्दान है जिसने बख्तियार खिलजी को मारा। मैंने आपको बताया ना कि बख्तियार खिलजी की डेथ हो गई थी, उसका मर्डर हो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के राजा बनने के ठीक 1 महीने बाद। तो उसके मर्डर करने वाला, उसको जो जिसने चाकू से मार दिया था, उसकी पीठ में चाकू घोंप के, उसका नाम था अली मर्दान। अब यही अली मर्दान कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ नजर आता था। तो कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा भी मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अली मर्दान के थ्रू बख्तियार खिलजी का मर्डर करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में इसी अली मर्दान को जो है बंगाल और बिहार का गवर्नर बना दिया था, क्योंकि पहले तो ये सारी चीज़ें बख्तियार खिलजी के पास थी। बख्तियार खिलजी को मार दिया अली मर्दान ने। अली मर्दान बख्तियार खिलजी को मारने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक से दोस्ती कर लेता है। तो बदले में कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि जो बख्तियार खिलजी जिस जगह का गवर्नर था, अब आज से तुम बन जाओ, यानी बंगाल और बिहार के। अब कुतुबुद्दीन की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी तो ये देख लो। तो क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था, किसका, मोहम्मद गोरी का, तो टेक्निकली एक स्लेव राजा तो बन नहीं सकता था। इस्लाम में रूल कहता था कि अगर आप एक स्लेव हो तो आप राजा नहीं बन सकते। तो उसने क्या किया, तो उसने शुरू में तो यही क्लेम किया कि मैं सिर्फ केयर टेकर हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं कितने दिनों तक स्लेव रहूँगा, ठीक है ना। अब तो मोहम्मद गोरी है नहीं, तो जो मेरा मास्टर रहा ही नहीं, तो मैं कितनी लॉयल्टी दिखाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने, क्योंकि मोहम्मद गोरी तो मर गया था, मोहम्मद गोरी के मरने के बाद उसका भतीजा, मोहम्मद गोरी का कोई बेटा तो था नहीं, तो मोहम्मद गोरी के मरने के बाद जो कैपिटल गोर थी, देखो गजनी और गोर में कंफ्यूज मत होना, मोहम्मद गोरी की कैपिटल गोर थी, गोर, गजनी नहीं थी। गजनी बस एक प्रोविंस थी। तो इस वक्त जो मोहम्मद गोरी का सक्सेसर था, उसकी जगह गद्दी पे बैठा हुआ था, उसका नाम था गियासुद्दीन महमूद। तो ये भतीजा था मोहम्मद गोरी का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उससे रिक्वेस्ट करा कि अब आप मेरे को स्लेव से फ्री कर दो, अब आप एक लेटर इशू कर दो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो आज तक हमारा स्लेव था, आज से हम इसको फ्री करते हैं ताकि मैं फुल टाइम रूलर बन सकूं। तो गियासुद्दीन महमूद ने 1208 में लेटर इशू कर दिया, डीड ऑफ मैनुमिशन। मैनुमिशन यानी किसी स्लेव को फ्री करना, उसको मैनुमिशन बोलते हैं, फ्रीइंग अ स्लेव फ्रॉम स्लेवरी। और एक छाता भिजवाया था, छत्र। तो एक राजा जब दूसरे राजा को छत्र भिजवाता था, इसका मतलब है कि वो कहता था कि तुम सोवरिन हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम मेरे गुलाम नहीं हो। तो ये प्रूव करने के लिए गियासुद्दीन महमूद ने उसको ऑनर किया कि आज से आप हमारे स्लेव नहीं हो, हम आपको फ्री करते हैं। और ये लो छत्र, छत्र यानी सिंबल, एक सिंबल दे रहा हूं मैं आपको कि आप आज से आज़ाद हो गए। तो जब वो आज़ाद हो गया, स्लेव तो रहा नहीं, तो ही बिकेम द सॉवरिन रूलर, बट स्टिल ही डिड नॉट इशू कॉइन्स। कॉइन्स मिलते ही नहीं है हिस्टोरियंस को, पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या चलता था। ओके, ऐबक वॉज नॉट एज क्रूअल एज हिज मास्टर गोरी, क्योंकि आपने अगर पिछली वीडियोस देखा होगा तो मोहम्मद गोरी ने 1-2 मसैकर भी किए थे हिंदूज के, खास करके चांदवड़ में, मतलब राजपूत्स को, बहुत राजपूत्स को मारा था मोहम्मद गोरी ने। लेकिन ऐबक उतना क्रूअल नहीं था। तो ही वॉज नोन एज लाख बक्स, यानी ही वॉज वेरी जेनरस, लाखों रुपये डोनेट करने वाला, लाख बक्स, लाख रुपए दे देने वाला। तो विच मीन्स गिवर ऑफ लैक्स ऑफ कॉइन्स। तो ही वॉज वेरी जेनरस, यानी लोगों को दान देता था। तो ये प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल बक्स के नाम से किसको बुलाया जाता था, तो कुतुबुद्दीन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब ये जो ऐबक के सोल्जर्स हैं, ये सोल्जर्स हर तरीके के थे, तुर्कीज, खुरासानी यानी कि पर्शियन, इराकी, खिलजी, हिंदुस्तानी,
मतलब हर तरह के सोल्जर्स उसने भर्ती कर रखे थे। लेकिन ये इतना जेनरस था कि ये इस बात का ध्यान रखता था कि मेरे सोल्जर्स किसी आम पब्लिक को, आम जनता को, फार्मर को परेशान ना करे। तो इट इज सेड कि इसके सोल्जर्स एक घास का दाना भी नहीं ले सकते थे फार्मर से फोर्सिबली, यानी राजा को हर चीज खबर रहती थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसने इतना डर बना के रखा था, मतलब इतना ये ध्यान देता था कि मेरी पब्लिक, गरीब जनता को कोई भी परेशान ना कर सके। सो इस काइंडनेस वॉज सो फेमस, मतलब ये इतना जेनरस था, इतना काइंड था कि एक तो इसको लाख बक्स बोलते थे, तो इसकी जेनरोसिटी काफ़ी दिनों तक चर्चा का विषय बनी रही। तो अप टिल 17th सेंचुरी कहा जाता था कि अरे ये तो बिल्कुल हमारे ज़माने का ऐबक है। जैसे आज हम कहते हैं ना कि हमारे ज़माने का महात्मा गांधी। अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब नियम कानून वाला होता है तो हम कहते हैं कि आज हमारे ज़माने का महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी को इज्जत दे रहे होते हैं ना। वैसे अप टिल 17th सेंचुरीज इसका नाम लिया जाता था कि अरे ये तो बिल्कुल ऐबक की तरह बिहेव करता है, मतलब इतना जेनरस है ये। सो नाउ इसने इंडिया के आर्किटेक्चरल्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं जो इसके नाम है, वो हम देख लें। तो सबसे बड़ी जो इसकी कंट्रीब्यूशन है मेहरौली सिटी, ठीक है। तो दिस वाज द सेकेंड सिटी, क्योंकि आज की जो दिल्ली है वो 7 एंशिएंट सिटीज से मिलके बनी है, तो 7 एंशिएंट सिटी मिला के आज की जो मेट्रोपॉलिटन दिल्ली है, तो वैसी एक सिटी है मेहरौली, सीरी, ठीक है। इस तरह की कई छोटी छोटी सिटीज हैं दिल्ली के अंदर, तुगलकाबाद। तो वैसे ही मेहरौली जो सिटी है ये सेकेंड सिटी है दिल्ली की। तो इट वाज स्टैब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब सेकेंड सिटी कहने का मतलब है दिल्ली की हिस्ट्री में 7 छोटी छोटी सिटीज अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूलर्स ने बनाई। बाद में इन 7 सिटीज के एरिया को मिला के एक बड़ी सी दिल्ली डेवलप हो गई। तो वो मेहरौली इसने ही बसाई थी, ठीक है। तो नाउ कुतुब मीनार, जो इसकी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाई हुई बिल्डिंग है वो है कुतुब मीनार। अब नाम पे कंफ्यूजन हो जाती है। कुतुब मीनार बनवाई है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसने अपने नाम पे नहीं बनवाया है। तो इट इज बिल्ट इन द ऑनर ऑफ सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी एक सूफी सेंट थे जो दिल्ली में आके बस गए थे, उनका नाम भी कोइंसिडेंटली कुतुबुद्दीन ही था। तो ये कुतुब मीनार उस सेंट के लिए है, ना कि किंग के लिए है। तो अगर कल को कोई क्वेश्चन आएगा कि कुतुब मीनार इज डेडिकेटेड टू हुम, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मत लिख देना, आंसर है सेंट, सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये 73 मीटर ऊंचा है। तो ये बनवाना शुरू किया था ऐबक ने, लेकिन इसको कंप्लीट करवाया इस ऐबक तो मर गया, बहुत जल्दी मर गया, बहुत दिनों तक रूल नहीं कर पाया। तो ऐबक इसको कंप्लीट नहीं करवा पाया था, इसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश नाम के राजा ने। हम अगले पार्ट में, अगला जो हम देख रहे होंगे स्लेव डायनेस्टी की वीडियो, उसमें हम इल्तुतमिश को कवर करेंगे। बस आप अभी जान लो कि ये जो कुतुब मीनार है इसको बनवाने की शुरुआत ऐबक ने की थी, लेकिन कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। जो आखिरी 2 स्टोरीज थे ना वो मोहम्मद तुगलक बिन तुगलक ने बनवाए थे। फिर एक 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने बनवाया था अजमेर में। अब ये अजमेर क्या है, तो ये चौहान की कैपिटल हुआ करती थी। तो ये चौहानों को हराने के लिए राजस्थान जाया करता था ना, तो चौहान की कैपिटल थी अजमेर। तो अजमेर को जब इसने जीत लिया था तो उसने ये मॉस्क वहाँ पे बनवाई थी, इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये मॉस्क एक्चुअली एक जैन टेम्पल हुआ करती थी। तो मतलब हिंदू जैन टेम्पल्स को तोड़ मरोड़ के ये लोग मतलब उनको बिल्डिंग्स को गिरा गिरा के ही बनवाते थे, क्योंकि इनको पसंद नहीं आता था दूसरे रिलीजन्स, हिंदुइज्म, जैनिज्म, ये तो सारे बारबेरिक इन्वेडर्स थे, बाहर से आते थे। तो नाउ ये जो आप देख रहे हो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक जैन टेम्पल को तोड़ के बनाया गया है, उसी की मिट्टी, उसी के ईंटे को यूज करके। तो आज भी 2.5 दिन के झोपड़े पे ये नाटक लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि ये लिखा तो गया था जैन टेम्पल के लिए। अब आप उस टेम्पल को तोड़ के मॉस्क बना दोगे तो क्या होगा, वही मिट्टी यूज करोगे तो उसके इम्प्रिंट्स, उसके सबूत तो आज भी रहेंगे ना। तो अगर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हरिकेली नाटक ये किस बिल्डिंग में लिखा हुआ पाया जाता है, तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि एक मॉस्क है। ये मॉस्क किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। फिर अगली चीज जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इसने बनवाई वो है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क।
तो इसने जो मेहरौली नाम की सिटी बसाई थी, इस्लामिक सिटी, उसी में ये मॉस्क बनाई थी, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। तो ये दिल्ली का या नॉर्थ इंडिया का पहला मॉस्क है, ठीक है। और फिर से यहाँ पे उसने यही कहानी दोहराई, इसने कई हिंदू और जैन टेम्पल्स को तोड़ा और उनके मटेरियल को यूज़ करके ये मॉस्क बनवाया था। खैर ये सारी चीज़ें आप याद मत रखो, बस ये याद रखो कि किसने क्या बनवाया। तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, 2.5 दिन का झोपड़ा, मेहरौली, कुतुब मीनार, ये जो 4 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। बस इतना आप याद रखो। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी दिनों तक रूल कर नहीं पाया। तो देखो इसने रूल करना स्टार्ट किया था 1206 एडी से, लेकिन अपने आप को रूलर ये कहता नहीं था, मलिक सिपह सालार कहता था मैं केयर टेकर हूँ। लेकिन 1208 एडी में इसको स्लेव से मैनुमिशन मिल गई थी, यानी ये स्लेव से फ्री हो गया था। लेकिन स्लेव से फ्री होने के 2 साल के बाद ही ये मर गया। तो इन 1210 एडी ये कहाँ रहता था, ये लाहौर में रहता था, दिल्ली में नहीं रहता था, लाहौर को कैपिटल बना रखा था। तो वहाँ लाहौर में ही अपने कैपिटल में ये चौगान खेल रहा था। तो चौगान इज़ अ फॉर्म ऑफ पोलो, ये आप देख रहे हो घोड़े पे लोग जा रहे हैं, ये पोलो, ये स्टिक आप देख रहे हो। तो ये पोलो खेला करता था अपने घोड़े पे बैठ के। तो उसी घोड़े से गिर गया था और इसकी छाती पे चोट लगी थी एंड इट डाइड। तो ये रहता लाहौर में था, इसकी डेथ लाहौर में हुई थी। तो इसलिए इसका टूम्ब, इसका जो मकबरा है वो भी आज लाहौर में ही देखने को मिलता है। तो इसकी डेथ के बाद, क्योंकि ये लोग सब लाहौर में जमा थे, ये लाहौर में अपनी कैपिटल बना के रहता था, तो वहाँ पे ये इसके जो ऑफिसर्स थे, ये तो अचानक से मर गया ना, ये बीमार तो था नहीं, एक्सपेक्टेड था नहीं कि मरेगा, तो ये अचानक से मर गया था। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न फैल गई। तो जो जितने भी इसके ऑफिसर्स थे उन्होंने लाहौर में ही आराम शाह नाम के एक आदमी को अपना नेक्स्ट किंग डिक्लेयर कर दिया। अब ये आराम शाह कौन है ये हिस्टोरियंस भी नहीं जानते कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन लगता था। बेटा तो नहीं था, भतीजा था, दामाद था, चाचा था, मामा था, कौन था हिस्टोरियंस नहीं जानते हैं। सो आराम शाह इज़ एन ऑब्सक्योर फिगर। बस आप इतना याद रख लो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद आराम शाह को मिल के सारे ऑफिसर्स ने गद्दी पे बिठा दिया कि अब आप ही दिल्ली सल्तनत संभालो, ये तो अचानक से मर गया, ठीक। तो कंटेम्प्ररी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स शो दैट ऐबक हैड 3 daughters एंड नो सन्स। इतना तो तय है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अपना कोई बेटा नहीं था, इसलिए आराम शाह उसका बेटा तो बिल्कुल नहीं था। ऐबक की 3 बेटियां थी। तो इस 3 में तो इसकी 3 बेटी थी और एक भी बेटे नहीं थे। तो इतना तो हिस्टोरियंस श्योर हैं कि आराम शाह बेटा तो था नहीं। तो इसने अपनी 2, क्योंकि 3 बेटियां थी, तो 3 में से 2 बेटियों की शादी एक ही इंसान से कर रखी थी, नसीरुद्दीन कबाचा। तो अगर आपने पिछली स्लाइड्स ध्यान से देखी होंगी तो ये नसीरुद्दीन कबाचा कौन है, तो ये भी मोहम्मद गोरी का स्लेव ही है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे रूल करता था, तो मुल्तान और सिंध, यानी आज के पाकिस्तान पे। तो आप इसको पाकिस्तान का ही ये समझ लो। तो ऐबक ने अपनी 2 बेटियों की शादी इससे ही कर रखी थी, तो इसलिए इससे काफ़ी लीनियंटली ये बर्ताव करता था नसीरुद्दीन कबाचा से, क्योंकि ये इसका दामाद हो गया। और ऐबक किसका दामाद है, तो ऐबक एक और स्लेव ताजुद्दीन यल्दौज का दामाद है। इसकी जो तीसरी बेटी थी उसकी शादी इसने अपने स्लेव से कर रखी थी, स्लेव इल्तुतमिश से। तो एक स्लेव ऐबक ने भी खरीदा था, उसका नाम था इल्तुतमिश। तो बाद में उसने अपनी बेटी की शादी उससे कर रखी थी। यही इल्तुतमिश जो है, ये इल्तुतमिश, ये इस आराम शाह को गद्दी से हटा के राजा बन जाएगा, क्योंकि ये तो फैमिली मेंबर है ना ऐबक का, जबकि आराम शाह तो फैमिली मेंबर है नहीं। हिस्टोरियंस कुछ कॉन्क्रीटली बता नहीं सकते हैं। तो यही इल्तुतमिश, जिसको कि इसने अपनी बेटी की शादी कर रखी थी ऐबक ने उसके साथ, वही आराम शाह से लड़ाई लड़ता है, उसको गद्दी से हटा के राजा बन जाता है। एंड ही बिकम्स द न्यू किंग ऑफ दिल्लीज फर्स्ट डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, यानी जो स्लेव डायनेस्टी वाली फैमिली चल रही है, इसका पहला राजा बनता है ऐबक। दूसरा राजा बनता है कौन, दूसरा राजा कौन बनता है, आराम शाह। लेकिन आराम शाह जो है ना 2-3 महीने ही रूल कर पाया। 2-3 महीने के बाद ही इल्तुतमिश ने आके उसको गद्दी से हटा दिया और खुद राजा बन गया, ठीक है। तो ये स्टैब्लिशमेंट मतलब ऐसे हुई
स्लेव डायनेस्टी की। बाकी के पार्ट्स में हम स्लेव डायनेस्टी के बाकी बचे हुए रूलर्स के बारे में देखेंगे।